सो फैमिली बाय चॉइस पार्ट 7 की स्टार्टिंग में यहाँ दिखाया जाता है कि जॉन के डैड देखते हैं कि इन तीनों को आने के लिए ना काफी देर हो रही है, इसलिए वो ना खुद ही उन्हें बुलाने के लिए छत पे चले जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ आके देखते हैं कि यहाँ की सिचुएशन ना काफी ज्यादा टेंस है, तो उन्हें समझ आ जाता है कि शायद ना हेजुन ने जॉन को बता दिया है कि वो ना यूएस जाने वाला है। लेकिन ना साथ ही में उन्हें भी यहाँ पे शौक लगता है ये जान के कि साना भी ना असल में सियोल जाने वाला है उसके मॉम के पास। पर फिर भी ना वो यहाँ पे शांत होकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे डैड वहाँ जाने देंगे। पर यार जॉन तो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और काफी ज्यादा इमोशनल भी। वो यहाँ उसके डैड से कह रही थी कि क्या आप इन दोनों को रोकेंगे नहीं, ये हमें छोड़ के जा रहे हैं और जहाँ ये लोग जा रहे हैं ना वहाँ तो उनके लिए ना रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो क्या आप उन्हें रोकेंगे नहीं। वो यहाँ उसके डैड से ये सब कह रही थी, लेकिन उसके डैड तो इन सब बातों का कोई भी जवाब नहीं देते। और फिर ना यहाँ पे साना ना उसके डैड से कहता है कि आप लोग दोनों नीचे चले जाइए, मैं ना जॉन को समझा दूंगा। तो उन दोनों के जाने के बाद ना यहाँ पे जॉन ना साना से कह रही थी कि तुमने ये डिसीजन लेने से पहले एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि शायद ना हम तुम्हारी रियल फैमिली है ही नहीं। तुम्हारी रियल फैमिली तो वो है जिनके पास कि तुम जा रहे हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने की वजह से हम लोगों को कितना ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपने बहन और अपने मॉम की फिक्र है। तो साना भी यहाँ पे फिर कह ही देता है कि क्या उनकी फिक्र करना मेरे लिए गलत है। मैं और हेजुन ना बड़े हो चुके हैं और हमारी फैमिलीज ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ जॉन भी फिर अपसेट हो गई थी और उससे कह रही थी कि हाँ ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ कि मैं और मेरे डैड ना तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी साइड होके। लेकिन नीचे ही आती ना वो यहाँ बिना खाना खाए अपने कमरे में जाके खुद को लॉक कर देती है। यहाँ पे हेजुन भी ना उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो तो दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। और वही यहाँ साना भी ना हेजुन को ऐसे दुखी होने से काफी ज्यादा उसे बुरा लग रहा था, लेकिन वो ना उसके जाने की असल वजह जॉन को नहीं बताना चाहता था, वरना वो ना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है ये सब जान के। लेकिन वही जब शाम को ना यही बात वो उसके डैड को बताता है, तो उसके डैड भी कह रहे थे कि नहीं, मैं तुम्हारी मॉम की वजह से तुम्हारी लाइफ ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तो यहाँ साना ना उसे बता ही देता है कि लास्ट वीक ना मॉम ने दोबारा खुद को मारने की कोशिश की और साथ ही में कह रहा था कि हम लोग एक बार तो अपनी फैमिली मेंबर को खो चुके हैं, लेकिन शायद ना अब ये दोबारा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे उसके डैड भी काफी ज्यादा सैड हो गए थे और फिर ना वो उसे जाने से नहीं रोक पाते। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ पे साना ना ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है, लेकिन यहाँ जॉन तो अभी भी हेजुन और उससे काफी ज्यादा नाराज थी, यहाँ तक कि वो ना ब्रेकफास्ट किए बिना ही वहाँ से चली गई थी। तो यहाँ ये दोनों भी ना जब ब्रेकफास्ट छोड़ के उसके पीछे जाने वाले थे, तो यहाँ साना के डैड उन्हें रोक के कहते हैं कि चुपचाप बैठ के यहाँ नाश्ता करो, वैसे भी इसके बाद तुम लोग को घर के खाना कहाँ खाने को मिलेगा। तो वही दूसरी तरफ जब यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है, यही बात ना जब जॉन डाल को बताती है, तो ये जान के ना वो भी काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी। लेकिन वही ना वहाँ पे उसके क्लासमेट भी आ गई थी और वो उससे कह रही थी कि इसमें इतना अपसेट होने वाली क्या बात है, जब बहन भाई ना एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके बीच में ना प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यार जॉन भी कहते हैं ये सब ना उन लोगों के साथ होता है जिनका ना ब्लड सेम होता है, हमारा तो सरनेम तक सेम नहीं है। मैं भी खुद भी सारी जिंदगी बस यही समझती आ रही थी कि हम ना रियल फैमिली है, लेकिन अब मुझे भी इस बात का पता चल चुका है कि शायद ना हम एक रियल फैमिली कभी नहीं बन पाएंगे। और दूसरी तरफ जब यहाँ पे हेजुल को दिखाया जाता है, उसे ये बात जब पता चलती है कि साना ना सियोल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला है, तो ये जान के वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसने भी ना उसी कॉलेज में एडमिशन लेने का डिसाइड किया था। और उससे कह रहे थे कि अब तो कम से कम 6-7 साल तक हम दोनों तो एक दूसरे से रोज मिला करेंगे। पर यहाँ साना तो इस बात से गुस्से में था, इसलिए वो ना उसकी इन फिजूल बातों को इग्नोर करके वहां से चला गया था। तो फिर जब ना वहाँ हेजुन आके उससे मिलता है, तो वो ना उससे लंच देने के लिए कह रहा था कि जाके ना ये जॉन को दे दो, लेकिन वो मना कर रहा था। पर फिर भी यहाँ पे हेजुन तो उसे जबरदस्ती ले गया था और साथ ही में ये भी बता देता है कि वो तो तुमसे मिलने के लिए अकेले सियोल तक चली गई थी और क्या तुम उसके क्लास तक नहीं जा सकती उसे लंच देने के लिए। तो सियोल वाली बात सुन के ना साना तो हेजुन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा था कि तुमने उसे अकेले सियोल क्यों जाने दिया। और उसकी कोई भी बात सुने बगैर ना उसका टिफिन बॉक्स लेके वो ना सीधे उसके क्लासरूम के ओर चला गया था। लेकिन यहाँ जब पागदाल उसे मिलती है, तो वो उसे बता देती है कि जॉन तो काफी देर पहले स्कूल से चली गई है, इसलिए ना वो यहाँ पे पागदाल को उसका लंच देके वो भी ना वहाँ से चला गया था जॉन को ढूंढने के लिए। और वही बेचारी यहाँ पे पागदाल तो स्कूल ग्राउंड में लंच लेके खड़ी हुई ये सोच रही थी कि उसे ये लंच का करना क्या चाहिए, क्या उसे ये लंच ले जाके हेजुन को दे देना चाहिए वापस। अगर मैं उसे ये लंच बॉक्स देने के लिए जाऊंगी तो इसी बहाने वो जाने से पहले ना हेजुन को एक बार मिल तो पाएगी, पर शायद ना वो उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। वो इसी बात को सोच रही थी कि उसे हेजुन से मिलने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन इसी दौरान ना एक फुटबॉल सीधी ना उसके तरफ आने लगती है, पर इससे पहले कि यहाँ पे वो फुटबॉल उसे लगता है या हेजुन आके उसे बचा लेता है। तो ये देख के ना यहाँ पे दाल भी काफी ज्यादा हैरान थी और वो ना फिर यहाँ पे हिम्मत करके उसे ना लंच के लिए पूछ ही लेती है कि क्या मेरे साथ लंच करने के लिए चलोगे। और यहाँ पे फिर ना लंच करते हुए वो दोनों बातें करते हुए हेजुन ना उससे कह ही देता है कि अब ना जब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो शायद ना तुम्हें साना के सामने अपने फीलिंग्स को बता देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पागदाल उससे कह रही थी कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर भी दूं तो क्या होगा। तो वो भी कह रहा था कि हो सकता है ये बात सुन के वो शायद तुम्हें रिजेक्ट कर दे, लेकिन उसे आइडिया तो हो ही जाएगा कि तुम ना उसे पसंद करती हो। तो वो भी कह रही थी कि क्यों, क्या मैं प्यारी नहीं लगती कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, तुम तो बहुत प्यारी हो, लेकिन क्या है ना कि साना के लिए ना तुम उसकी छोटी बहन की फ्रेंड हो, इसलिए शायद ना वो तुम्हें भी छोटी बहन समझता होगा अपनी। तो ये बात सुन के यहाँ पे दाल भी अपसेट हो गई थी, क्योंकि उसे भी ना आइडिया हो गया था कि शायद ना हेजुन भी ना उसके बारे में यही सोचता होगा। और वो ये बात जानती भी थी कि शायद ना वो हेजुन से अब आखिरी बार मिल रही है, फिर भी वो अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे नहीं बताती। लेकिन वही या फिर खाना खाने के बाद ना वो उसे जाते हुए बाय कर रही
रही थी, लेकिन उसके जाने के बाद ना वो काफी ज्यादा अपसेट होकर तो यहाँ पे रोने भी लग जाती है। और वही इधर यहाँ पे साना ना अब भी जोन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे ये बात पता थी कि जब भी जोन ना अपसेट होती है तो वह हमेशा ही ना केक खाने के लिए उसके फेवरेट वाली बेकरी पे जाती है। इसलिए ना वो सीधे ही वहाँ पे चला गया था और उसे ना देख रहा था, और उसे ये बात पता थी कि जोन ना काफी ज्यादा अपसेट है, इसलिए आज तो उसका फेवरेट केक भी उसका मूड ठीक नहीं कर पा रहा। वो फिर अंदर जाके ना उससे बात करता है, लेकिन यहाँ पे जोन तो उसे बताने लग गई थी कि जब मैं पैदा हुई थी तब ना मेरी मॉम की भी डेथ हो गई थी, इसलिए मुझे तो उनके बारे में कुछ याद भी नहीं है और ना ही मुझे कभी उनकी कमी फील हुई, क्योंकि मेरे डैड ने ना मेरा हमेशा ही काफी ज्यादा ख्याल रखा है। हम दोनों ना अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन फिर ना तुम लोग हमारी लाइफ में आए और मुझे ना तुम लोगों का हमारे साथ होना काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा। और जब भी हम लोग ना एक साथ होते थे तो मुझे ना कभी भी अपना घर खाली खाली नहीं लगता था। तुम सबका मेरा हर वक्त ऐसा ख्याल रखना मुझे ना काफी ज्यादा पसंद आता था, इसलिए मुझे लगने लगा था कि शायद ना ये सब हमेशा ही ऐसे ही रहेगा। ये सब कहते हुए ना वो तो काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, इसलिए यार साना ना उसका मूड ठीक करने के लिए उससे कहता है कि जब मैं ना वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए वो सारी चीजें करूंगा जो तुम चाहती हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे जुआन तो रोते हुए उसे ये कह देते हैं कि प्लीज मत जाओ, पर फिर भी यहाँ पे साना उससे कहता है कि मैं तुम्हें ना प्रॉमिस करता हूँ, मैं ना हर वीकेंड तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, और अगर मैं तुमसे मिलने के लिए ना आ पाऊँ तो एटलीस्ट मैं तुम्हें डेली कॉल तो जरूर करूंगा। पर फिर भी ये बात सुनकर यहाँ पे जुआन तो काफी ज्यादा रोने लग गई थी, और यहाँ पे साना उससे कह रहा था कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब मैं वापस आऊंगा ना तो मैं फिर तुम्हें दोबारा कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जुआन तो और भी ज्यादा रोने लग गई थी। वही फिर बाद में ना जब वो घर आ रहे थे तो यहाँ पे सारा रास्ता ना है जुआन तो अभी भी काफी ज्यादा सैड थी, लेकिन वही जब वो ना घर आते हैं तो घर आते ही ना यहाँ पे हेजुन उसके पीछे लग गया था उसका मूड ठीक करने के लिए। वो यहाँ पे उसके सारी सेविंग्स यूज करके ना उसके लिए काफी सारे स्नैक्स लेके आया था। तो यह जुआन दोस्त से कह रहे थे कि हाँ जरूर, अब तो तुम्हें पता चल ही चुका है कि तुम्हारे डैड ना काफी ज्यादा रिच है, इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारे सेविंग्स तो कुछ वैल्यू रखती ही नहीं होगी। वो उसके पास से ना वो चीजें लेके अपने रूम में चली गई थी और उसके टेबल से ना सारे वो छोटी वाली चीजें उठा के ना पैक करने लग जाती है। तो हेजुन भी उससे पूछ रहा था कि अरे तुम ये क्या कर रही हो। तो वो भी कह रहे थे कि तुम तो वैसे भी यूएसए जा रहे हो ना, इसलिए ये चीजें तो तुम्हारी किसी काम की नहीं होंगी ना, इसलिए ये मैं रख लूंगी। ये सब कहते हुए ना वो तो यहाँ पे उसकी एक वॉच तक मांग लेती है। तो यहाँ हेजुन भी उससे कहता है कि हाँ ठीक है ये भी रख लो, क्योंकि ये वॉच तो मेरी फेवरेट है, पर फिर भी कोई बात नहीं, ये तुम भी रख सकती हो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। लेकिन वही जब यहाँ पे आधी रात को दिखाया जाता है हेजुन को ना नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए ना वो अपने कमरे से बाहर चला गया था। तो वो देखता है कि उसके डैड ना यहाँ कुछ खाने के लिए पका रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उसके डैड भी ना उसके जाने की वजह से काफी ज्यादा अपसेट थे, इसलिए उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वो ना यहाँ पे हेजुन का मूड ठीक करने के लिए उनसे कहता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वैसे भी वो पेरेंट्स को छोड़ के बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें इतना अपसेट होने वाली कोई भी बात नहीं है। तो हेजुन भी उससे कह रहा था कि आप जानते हैं कि मैंने ना हमेशा ही सारी चीजें आपसे सीखी है, फिर चाहे वो बाइसिकल चलाना हो या फिर बास्केटबॉल खेलना। और साथ ही में यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हेजुन ना छोटा था तो उसके डैड ने ना उसे बास्केटबॉल खेलना सिखाया था। तब ना उन दोनों को एक साथ खेलता हुआ देख के एक स्ट्रेंज पर्सन ने उनसे कहा था कि तुम ना बिल्कुल अपने डैड की तरह खेलते हो, इसलिए शायद ना तुम एक दिन बड़े होके बिल्कुल अपने डैड जैसे बास्केटबॉल प्लेयर बनोगे। लेकिन वो आदमी ये नहीं जानता था कि हेजुन ना उस आदमी का असली बेटा नहीं है। लेकिन वही ये बात सुन के हेजुन को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि उसने ना हेजुन को उनका रियल बेटा समझा था, और इसीलिए ना वो उस दिन से डिसाइड कर लेता है कि वो ना रोज बास्केटबॉल खेल के एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बनेगा। और उसकी ऐसी कोशिश में ना उसे काफी ज्यादा चोटी भी लगती है, लेकिन वो फिर भी ना पीछे नहीं हटता और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। और वही जब यहाँ पे प्रेजेंट में ना वो एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बन चुका है तो उसे ना अब यहाँ पे उसके डैड को छोड़ के जाना पड़ेगा। वो यहाँ पे अपसेट होकर उसके डैड से कह रहा था कि जब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस आऊंगा ना तो आपका और जुआन का ना काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं। तो उसके डैड भी कह रहे थे कि मैं तुम्हें वहाँ पे इसलिए नहीं भेज रहा कि तुम वहाँ जाके खुद पे बोझ डालो, कि तुम्हें हर हाल में ना कुछ बन के ही वापस आना है। बस तुम वहाँ जाके ना हमेशा अपने दिल को सुनना और खुश रहना, और जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगे ना सिर्फ वही करना। और कभी भी तुम्हें फिर ऐसा लगने लगे कि तुम वहाँ पे नहीं रह पाओगे या फिर नहीं रह सकते तो जल्दी से ना वापस घर लौट के आ जाना। और इसी सीन के साथ सेवी बाय चॉइस के पार्ट 17 की एंडिंग होती है।